नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आज हम बात करेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशो के बारे में। पी रेशो मार्केट में यूज होता है स्टॉक को वैल्यू करने के लिए। क्या स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, ये देखने के लिए प्राइस टू अर्निंग रेशो का ज़्यादातर यूज होता है मार्केट में। लेकिन पी रेशो के जितने भी एडवांटेजेस है उससे ज़्यादा उसके डिसएडवांटेजेस हैं। इस वीडियो में हम लोग मेनली डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है पी रेशो में जो इन्वेस्टर को ट्रैप कर सकते हैं। जो नई इन्वेस्टर है जिनको पी रेशो के बारे में कुछ पता नहीं है, उनके लिए हम लोग इस वीडियो में बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, उसके बाद पी रेशो एग्जैक्टली चेंज कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, यानी कि कौन कौन से ट्रैप रहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो में। और आखिरी में हम लोग बात करेंगे कि अगर इतने सारे प्रॉब्लम है तो पी रेशो का यूज करके हमें स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब पी रेशो समझने के लिए मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। समझिए मार्केट में दो कैफे है बेचने के लिए। एक कैफे की प्राइस है 10 लाख रुपए तो दूसरे कैफे की प्राइस है 20 लाख रुपए। तो हमें कौन सा कैफे खरीदना चाहिए, ये किस बेस पे डिसाइड होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट देखेंगे कि कौन सा कैफे कितना प्रॉफिट कमाता है। अगर 10 लाख रुपए में बेचने वाला कैफे साल में 1 लाख रुपए कमाता है और 20 लाख रुपए में बेचने वाला कैफे साल में 50,000 कमाता है, तो हम सडनली डिसाइड कर देंगे कि जो कैफे ए है वो हम खरीद सकते हैं, क्योंकि वो अंडर वैल्यूड है। उसका प्रॉफिट 1 लाख रुपए और वो सिर्फ 10 लाख रुपए में बेचे जा रहा है। तो यही होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। मार्केट में भी इसी का यूज करते हैं। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो रेडीमेड आपको सब स्क्रीनर पे मनी कंट्रोल पे अवेलेबल रहता है, लेकिन अगर हमें देखना है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो एग्जैक्टली कैसे काम करता है तो सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला देखना होगा। तो पी रेशियो का फॉर्मूला आ जाता है प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, यानी कि ईपीएस। अब न्यूमरेटर में तो प्राइस मतलब नॉर्मल एक शेयर का प्राइस आ जाता है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो ईपीएस है उसे कैलकुलेट करने के लिए और एक सिंपल फॉर्मूला आता है, और वो फॉर्मूला आता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब नेट प्रॉफिट में पिछले 4 क्वार्टर का पूरा नेट प्रॉफिट आता है, और डिनोमिनेटर में उस कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं मार्केट में, यानी कि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिछले 4 क्वार्टर का नेट प्रॉफिट किसी कंपनी का 1000 करोड़ होता है, और उसी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अगर 100 करोड़ होते हैं, तो उस कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर आ जाता है 10। अब हम लोग पिछले फॉर्मूले में चलते हैं जो हमारा मेन फॉर्मूला था प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाला। अगर किसी कंपनी की शेयर प्राइस 100 रुपये है और ईपीएस जैसे हमने अभी निकाला 10 है, तो इसका मतलब पी रेशियो इसका 10 आ जाता है। नॉर्मली मार्केट में ऐसा माना जाता है कि जितना कम पे रेशियो उतना वो कंपनी सस्ती है, यानी कि वो स्टॉक अच्छा है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले कैफे का भी एग्जांपल दिया, उससे भी आपको पता चल गया होगा कि जितना कम पे रेशियो होता है उतना अच्छा रहता है। लेकिन हर केस में ये सूटेबल नहीं रहता है। वो क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम लोग बात करते हैं कि पी रेशियो एग्जैक्टली चेंज कैसे होता है। एक कुछ अलग अलग सिनेरियो में आपको दूंगा। सबसे पहले अगर पी रेशो को चेंज होना है तो या तो न्यूमरेटर की वैल्यू चेंज होनी पड़ेगी या फिर डिनोमिनेटर की वैल्यू को चेंज होना पड़ेगा। अब न्यूमरेटर में आता है प्राइस। अब एक शेयर का प्राइस हर दिन में हर सेकंड में चेंज होता रहता है, तो ऑब्वियसली जैसे प्राइस चेंज होगा तो पी रेशो चेंज हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है, जैसे अब कोरोना पीरियड चल रहा है, अगर किसी कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि हम नेक्स्ट मंथ हमारी कोरोना की वैक्सीन लॉन्च करने वाले हैं, तो जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आ जाएगी उस कंपनी की शेयर प्राइस शूटअप हो जाएगी, और इस तरह से कंपनी का पी रेशो भी बढ़ जाएगा। बट हमेशा याद रखिए कि प्राइस जो है ना वो एक इमोशनल फैक्टर है। उसका नेट प्रॉफिट से डायरेक्ट कुछ कैलकुलेटेड कनेक्शन नहीं रहता है, लेकिन इनडायरेक्ट कनेक्शन लॉन्ग टर्म में बहुत रहता है। जिस तरह से नेट प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में बढ़ता जाएगा उसी तरह से उस स्टॉक की शेयर प्राइस भी लॉन्ग टर्म में बढ़ती जाएगी। लेकिन ये फॉर्मूला शॉर्ट टर्म में काम नहीं आता है। शॉर्ट टर्म में प्राइस जो है वो इमोशन बेस्ड रहती है। अब जैसे मैंने ये कोरोना का एग्जांपल दिया तो तुरंत ही उस शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी, लेकिन 1 महीने बाद जब वो वैक्सीन लॉन्च होगी
तो वो कितना यूज़फुल होगी, उस वैक्सीन के कितने फ़ायदे होंगे, क्या उस वैक्सीन का उस कंपनी को फ़ायदा होगा नहीं होगा, उसके अप्रूवल्स, ये बात की बात है। अगर वो वैक्सीन फेल्ड हो जाती है तो तुरंत शॉर्ट टर्म में उस शेयर के प्राइस फिर से नीचे आ जाएगी और पी रेशो भी नीचे आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है लॉन्ग टर्म में अगर वो बढ़ता है तभी उस कंपनी का शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में बढ़ता है। तो ये एक केस हो गया कि न्यूमरेटर में प्राइस जैसे चेंज होती है वैसे पी रेशो भी चेंज होता है। अब हम बात करते हैं डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में आ जाता है ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है लेकिन उस कंपनी की शेयर प्राइस यानी कि न्यूमरेटर बढ़ नहीं रहा है तो उस कंपनी का जो पी रेशो है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अगर कंपनी का अर्निंग बढ़ रहा है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रहा है? इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो आईटीसी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। आईटीसी का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ रहा है और उसका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन शेयर प्राइस पिछले 3 साल से नीचे आती जा रही है। अब जो कंपनी का जो शेयर प्राइस का जो इफेक्ट है वो सिर्फ अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, तो इसके साथ साथ जो अलग अलग डिसीजंस रहते हैं जैसे कि मैनेजमेंट इंटीग्रिटी, कंपनी का जो भी अर्निंग मॉडल है उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। अब आईटीसी जो मेनली रेवेन्यू जनरेट करता है वो सिगरेट बिजनेस से जनरेट करता है और बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वो एग्रीकल्चर या फिर अदर एफएमसीजी से जनरेट करता है। अब आईटीसी में गवर्नमेंट जो टोबैको प्रोडक्ट्स है सिगरेट्स है उसके ऊपर टैक्स भी लगाती है, तो ये सारी चीज़ें देख के मार्केट जो है वो आईटीसी को वैल्यूएशन नहीं दे रही है, इसलिए इसका शेयर प्राइस शायद से अभी बढ़ नहीं रहा है। तो ये एक आईटीसी का एग्जांपल हो गया कि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है लेकिन न्यूमरेटर नहीं बढ़ रहा है, तो पी रेशो नीचे आ रहा है। अगर एक ऐसी कंपनी जिसके करंट क्वार्टर में अर्निंग एकदम डबल या ट्रिपल हो गया तो उस केस में भी पी रेशो एकदम से कम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी एकदम अंडर वैल्यूड हो गई है। हमें ये देखना होगा कि उस कंपनी के अर्निंग्स क्यों बढ़ गए। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी क्वार्टर में कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिल जाता है और उस बड़े ऑर्डर के वजह से उस क्वार्टर की अर्निंग बढ़ जाती है। ये कंपलसरी नहीं है कि अगर उस क्वार्टर में बड़ा ऑर्डर मिल गया तो हर क्वार्टर में बड़ा ऑर्डर मिलते जाएगा। शायद से नेक्स्ट क्वार्टर में वो बड़ा ऑर्डर ना मिले और अर्निंग फिर से नीचे आ जाए और फिर से पी रेशो बढ़ जाए। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर किसी कंपनी का स्पेसिफिक क्वार्टर में अर्निंग ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी सस्ती हो गई, क्योंकि उसका पी रेशो भी तुरंत कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी सस्ती हो गई, क्योंकि वो ऑर्डर सिर्फ स्पेसिफिक उस क्वार्टर के लिए ही हो सकता है। अब हम लोग मेनली बात करेंगे कि पी रेशो में जो मेन ट्रैप है, जो नॉर्मली सारे लोग सोचते हैं कि अगर किसी कंपनी का पी रेशो कम है तो वो कंपनी सस्ती है और वो हमें खरीदनी चाहिए, और किसी कंपनी का पी रेशो ज़्यादा है तो वो कंपनी महंगी है और उसे हमें खरीदना नहीं चाहिए। लेकिन ये सिनेरियो हर बार सही नहीं रहता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखिए, दो कंपनी, एक कंपनी ए और कंपनी बी, दोनों कंपनियों का जो ईपीएस है वो 10 रुपीज़ है और कंपनी ए की जो शेयर प्राइस है वो 100 रुपीज़ है और कंपनी बी की जो शेयर प्राइस है वो 200 रुपीज़ है। अगर हम दोनों का पी रेशो देखेंगे तो कंपनी ए का पी रेशो आता है 10 और कंपनी बी का पी रेशो आता है 20। तो नॉर्मली लॉजिक के हिसाब से तो हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी ए जो है वो अंडर वैल्यूड है और सस्ती है, और जबकि कंपनी बी है वो महंगी है। लेकिन ये गलत है। कैसे, हम लोग आके देखते हैं। अब हम ऐसा मानते हैं कि कंपनी ए हर साल अगले 5 साल तक 10% से ग्रो कर रही है, यानी कि उसके अर्निंग्स ईपीएस जो है वो हर साल 5 साल तक 10% से ग्रो करेगा। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो 5th ईयर में उस कंपनी का ईपीएस जो है वो 16 रुपये पे आ जाता है, और ये 5 साल तक हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो शेयर प्राइस है वो भी अर्निंग ग्रोथ की तरह 10% से बढ़ रही है। हम लोग यहाँ पे इमोशनल फैक्टर जो मैंने आपको पहले समझाया था वो ऐड नहीं कर रहे हैं। तो इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो भी 10% से बढ़ के 5th ईयर 161 रुपीज हो रही है। 5th ईयर में इसका जो पी रेशो है वो एज इट इज 10 रह रहा है, क्योंकि 161 डिवाइडेड बाय 16 जो कि ईपीएस है, तो 5th ईयर में भी इसका पी रेशो 10 आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में, जिसका पी रेशो 20 था, जो हमें महंगा लग रहा था। अब इसके शेयर प्राइस है 200 रुपीज़ और ईपीएस है 10 रुपीज़।
हम ऐसा मानते हैं कि जो ये दूसरी कंपनी है ये अगले 5 साल तक 25% से ग्रो करेगी। अगर हम लोग 10 रुपीज़ को 25% से ग्रो करेंगे तो 5th ईयर में इसका ईपीएस आ जाएगा 30.50 रुपीज़। और कंपनी बी की न्यूमरेटर में जो शेयर प्राइस है 200 रुपीज़, वो भी 5 साल तक 25% से ग्रो करेगी। अगर 25% से ग्रो करती है तो 5वें साल में वो प्राइस आ जाती है 610 रुपीज़। अगर हम लोग यहाँ पे भी मैं इमोशनल फैक्टर जो प्राइस का है वो ऐड नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली अर्निंग 25% से ग्रो हो रही, इसलिए शेयर प्राइस को भी हम लोग 25% से ग्रो कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे कि 5 साल के पीरियड में कंपनी ए सिर्फ 60% बढ़ी है और वही कंपनी बी 300% बढ़ी है। और हम लोग पी रेशो अगर देखेंगे तो कंपनी बी का पी रेशो 20 था जब हमने खरीदा था और कंपनी ए का जो पी रेशो था वो 10 था। अगर यहाँ पे मैं इमोशनल फैक्टर ऐड कर दूं तो शायद से कंपनी भी 400% भी बढ़ सकती, क्योंकि नॉर्मली जब भी कंपनी का अगर अर्निंग पिछले 5 साल से अगर 25% से ग्रो कर रहा है अच्छा खासा, तो ज़्यादातर लोग उस कंपनी को खरीदने के लिए जाते हैं और जितनी ज़्यादा डिमांड उस शेयर की बढ़ती है उतनी ही ज़्यादा उसकी प्राइस भी बढ़ती है। तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल हो गया आपको समझाने के लिए कि कोई भी शेयर प्राइस अगर वो 10 पी पे मिल रही है, 5 पी पे मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड है। ऐसा भी हो सकता है कि उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स हो, शायद से उसका मैनेजमेंट इंटीग्रिटी अच्छी ना हो, या फिर उसकी फ्यूचर ग्रोथ अच्छी ना हो, या फिर शायद से उस कंपनी में पहले कुछ फ्रॉड हुआ हो, इसके वजह से भी वो पी रेशो 10 दिखा रहा होगा। और जो एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिया उसके हिसाब से कंपनी ए का जो पी रेशो 10 आ रहा है वो उस कंपनी के लिए महंगा भी हो सकता है, और कंपनी बी का जो पी रेशो है 20 रुपीज़ वो उस बी कंपनी के लिए सस्ता भी हो सकता है, क्योंकि उस कंपनी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो इतना सारा अगर प्रॉब्लम्स है पी रेशो में, तो हम लोग पी रेशो का यूज़ करके स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। सपोज आपको घर खरीदना है और सिर्फ आप मैप देख लेंगे या फिर उस घर का फोटो देख के आप घर खरीद लेंगे, पेमेंट कर देंगे, नहीं। आप उस जगह पे जाएंगे, वो घर कैसा है, वो कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ, मटेरियल कैसा यूज हुआ है, कौन से लोकेशन पे है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो पी रेशो का जो इम्पोर्टेंस है वो उतना ही है जितना आप उस घर का फोटो देख के डिसाइड करेंगे कि वो घर लेना है कि नहीं है, बस इतना ही पी रेशो का इम्पोर्टेंट है। अगर आपको फोटो में वो घर अच्छा लगता है तो ही आप आगे जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे। सेम चीज़ पी रेशो में, अगर पी रेशो आपको अच्छा लगता है, उसका ग्रोथ वगैरह देख के आपको लगता है कि नहीं ये कंपनी का हमने एनालिसिस करना चाहिए, तो ही आप आगे जाएंगे उस कंपनी को एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन पी रेशो देख के हम कभी भी किसी भी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। और एक प्रॉब्लम है प्राइस टू अर्निंग रेशो में जो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नॉर्मली जो ईपीएस है उसमें हम लोग नेट प्रॉफिट लेते हैं। अब किसी भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आता है वो एक्चुअल में प्रॉफिट रहता ही है ऐसा नहीं रहता है, उस प्रॉफिट को कैश में भी कन्वर्ट करना ज़रूरी रहता है। उसके लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, वो हम लोग आगे किसी और वीडियो में देखेंगे। तो मैं इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए आपको और एक बार ये बताऊंगा कि पी रेशो एक सिर्फ इंडिकेटर है जो आपको बताता है प्राइमरीली कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। और आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो कि आगे कंपनी का प्रोफाइल अगर अच्छा होगा, आगे अगर कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी, इस बेसिस पे आप उस पर इन्वेस्ट करते हो। इसीलिए पी रेशो आपको पास्ट दिखाता है, लेकिन आपको फ्यूचर अर्निंग देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं मैं आगे भी और बहुत सारे वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पी रेशो के बारे में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं उस पर रिप्लाई दे दूंगा।